Hello everyone, welcome to Shri Physics and Biology classes. I am Abhishek Sharma, Faculty of Physics. आज हम 12th क्लास में चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट में एसी सर्किट्स पढ़ रहे थे। उस सीरीज़ में हम आज सेकंड सर्किट पढ़ेंगे जिसमें हम एक इंडक्टर पर एसी वोल्टेज को अप्लाई करेंगे। एक इंडक्टर क्या होता है बेटा? एक सिंपल एक कॉइल होता है जिसका रेजिस्टेंस हम नेग्लिजिबल मानते हैं। तो ऐसी कॉइल पर अगर हम एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, क्या क्या फेज़ एंगल बनते हैं और क्या कोई फेज़ डिफरेंस आता है वोल्टेज और करंट में, वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। एसी सर्किट्स की स्टडी में आज हम सेकंड सर्किट को पढ़ते हैं। एन एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। अगर एक इंडक्टर क्या होता है बेटा? एक कॉइल होती है जिसका रेजिस्टेंस हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस की कॉइल। तो इसका इक्वल इंडक्टेंस होता है कैपिटल एल, हमने मान लिया इसका सेल्फ इंडक्टेंस है। इस पर भी हमने एक वोल्टेज अप्लाई किया, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा VL। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट इसमें फ्लो होता है तो बेटा इंडक्टर करंट इसमें चेंज होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट है तो ये करंट बार बार चेंज होगा। और आपको पता है जब किसी कंडक्टर से पास होने वाला करंट चेंज होता है तो करंट चेंज होने की वजह से वहाँ करंट क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट्स द इंड्यूस्ड ईएमएफ। वहाँ पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। तो यहाँ जो ईएमएफ इंड्यूस होगा विच अपोजेज द चेंज ऑफ करंट, वो करंट के चेंज को अपोज करता है। और करंट चेंज कौन कर रहा है बेटा? करंट चेंज कर रहा है ये ईएमएफ, ये सोर्स। तो इस सोर्स का वो अपोज करता है। तो नेट वैल्यू जो आती है अप्लाइड ईएमएफ की, मान लेते हैं किसी टाइम टी पर, दैट विल बी वी। टी वैल्यू, टी टाइम पर जो पोटेंशियल है, जो ईएमएफ है, वो वी नॉट साइन ओमेगा टी माना हुआ है हमने। और ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा? माइनस एल डी आई बाई डी टी। दिस डी आई बाई डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो नेट वी नेट कितना होना चाहिए? लेकिन यहाँ तो रेजिस्टेंस है नहीं भाई। पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है? आई इंटू आर, आर जीरो है तो दिस शुड इक्वल टू जीरो। वी माइनस एल डी आई बाई डी टी जीरो के बराबर हो जाएगा, या वी इज इक्वल टू आ जाएगा एल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ से अगर डी आई आप फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा वी अपॉन एल, एल डिवाइड में चला जाएगा, और डी टी। तो डी आई आ गया हमारे पास, वी की हमने वैल्यू रख दी वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन एल डी टी। ये आया है स्मॉल करंट, हमको टोटल करंट निकालना है तो वी विल इंटीग्रेट। हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो बहुत ध्यान से देखेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेशन डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन एल डी टी। वी नॉट अपॉन एल कॉन्स्टेंट है तो इसे इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, साइन ओमेगा टी डी टी। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ टी के साथ एक कांस्टेंट भी है मल्टीप्लाई में, तो वो डिवाइड में आएगा अपॉन ओमेगा। माइनस और ओमेगा को बाहर ले जाइए, या इसे यहीं रख रहे हैं, ओमेगा को बाहर ले जाते हैं। वी नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। क्या हम इसे साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं बेटा? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। इस माइनस को अगर अंदर लेकर जाओगे, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस को हम अंदर लेकर जा सकते हैं। तो ये साइन तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो इट कैन बी रिटन लाइक दिस, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये जो वी नॉट अपॉन ओमेगा एल है, दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमम करंट। जो साइन से पहले लिखा होता है वो पीक वैल्यू होता है साइन फंक्शन में। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये करंट का एक्सप्रेशन आ गया। वोल्टेज का एक्सप्रेशन था वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमने आई नॉट को लिखा है वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, यानी पीक वैल्यू ऑफ द करंट, दिस वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। और इसमें ओमेगा एल जो है वो एक्सएल लिखा जाता है, जिसे बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, या अगर आसान लैंग्वेज में समझो तो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर। बेटा कितना भी अच्छा कंडक्टर हो वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर देता है करंट को। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी अपॉन आर जो होता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ वी अपॉन आर की जगह ओमेगा एल आ रहा है पूरा, तो इस ओमेगा एल को हमने कह दिया रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर, जिसे हमने एक नाम दे दिया एक्सएल, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द अपोजिशन क्रिएटेड बाय एन इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। इंडक्टर जो अपोजिशन क्रिएट करता है करंट के फ्लो होने में, तो इट इज इक्वल टू ओमेगा एल। और ओमेगा बेटा आपको पता है 2 पाई न्यू के बराबर होता है। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज।
SI यूनिट इसकी ओम होगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की जगह ही आ रहा है, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, ओम होगी। DC करंट के लिए फ्रीक्वेंसी बेटा 0 होती है, तो XL 0 होता है, यानी कोई इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं होता, वहाँ पर कॉइल करंट को अपोज नहीं करती है अगर DC करंट हो। तो ए प्योर इंडक्टर डज नॉट अपोज द फ्लो ऑफ DC थ्रू इट। किसी इंडक्टर में से DC को आसानी से फ्लो कराया जा सकता है, उसमें कोई अपोजिशन नहीं होता है। फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I, तो जैसा आपने इक्वेशन 1 और 2 को देखा है, दोबारा से देख लेना। वहाँ पर आपने लिखा V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और I के लिए एक्सप्रेशन लिखा है इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो बहुत क्लियर हो रहा है बेटा, यहाँ ओमेगा टी है और यहाँ ओमेगा टी से 90 कम है, यानी करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय इन फेज बाय पाई बाय 2। करंट जो है वो वोल्टेज से पीछे चल रही है, या दूसरी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं द वोल्टेज लीड्स द करंट इन फेज बाय पाई बाय 2। तो अब इससे रिलेटेड ग्राफ देखते हैं। अगर हम वोल्टेज और करंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं वोल्टेज जिस तरह से वेरिएशन कर रहा है, करंट उस तरीके से वेरिएशन नहीं कर रहा है। यानी वोल्टेज अगर मैक्सिमम है तो करंट 0 है, वोल्टेज 0 होता है तो करंट नेगेटिव में मैक्सिमम है, वोल्टेज अगर नेगेटिव में मैक्सिमम होता है तो करंट 0 हो जाता है, फिर वोल्टेज 0 हो रहा है तो ये पॉजिटिव में मैक्सिमम हो रहा है, यानी 90 डिग्री पीछे चल रहा है करंट, या आप कह सकते हैं वोल्टेज 90 डिग्री आगे चल रहा है। अब इसे फेज़र से समझें तो फेज़र से इस तरीके से समझ सकते हैं, बहुत सिंपल है। आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया बेटा, इधर जो होगा वो रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस तो यहाँ कोई है नहीं। अब जो V नॉट है वो ओमेगा टी एंगल बना रहा है, आपने V लिखा है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, तो वो ओमेगा टी एंगल बना रहा है किसी टाइम पर, है ना, किसी टाइम t पर। तो ओमेगा टी एंगल, कोई भी एक एंगल बनाते हुए इस V के ग्राफ को बना दो, V के वेक्टर को बना दो। अब I का वेक्टर जो बनाना है इसे 90 डिग्री पीछे बनाना है, तो 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाओ और एक I का वेक्टर बना दो। इस वेक्टर की लेंथ V के वेक्टर से थोड़ी सी कम रखते हैं, क्योंकि करंट जो है वो R से डिवाइड होकर ही आता है रेजिस्टेंस से, यहाँ वो XL से डिवाइड होकर आ रहा है, ठीक है। तो ये भी इसका एक फेज़र हो सकता है, और एक फेज़र इसका ये भी हो सकता है कि आपने अगर पहले I को बना दिया, क्योंकि I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, फिर उस केस में V जो है V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा, यानी 90 डिग्री आगे हो जाएगा। तो उस केस में आप इस तरीके से बना सकते हैं। इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स वो डिस्क्राइब कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट। एक और ग्राफ बेटा इसमें हमने बनाया हुआ है, दिस इज़ द ग्राफ बिटवीन एक्सेल एंड न्यू, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है इंडक्टिव रिएक्टेंस भी उसी रेशो में इंक्रीज होती है। तो कभी कभी ये भी आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आप इसे कर लेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द AC सर्किट या AC वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर।